नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ बड़े अच्छे होंगे। हम अंतर्राष्ट्रीय करंट अफ़ेयर्स के आज दूसरे सेशन में हैं। पहली जो क्लास थी हमने जनवरी महीने की ली थी और आज हम फरवरी महीने की क्लास ले रहे हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम करंट अफ़ेयर्स की 3 सीरीज़ चला रहे हैं, राजस्थान की समसामयिक की, नेशनल करंट अफ़ेयर और इंटरनेशनल करंट अफ़ेयर्स। राजस्थान की समसामयिक पिछले 1 साल से चल रही है और जनवरी का वीडियो हमने डाल चुके हैं और भारत की समसामयिक की 3 कक्षाएँ डाल चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक की दूसरी क्लास है। ये कक्षाएँ उन सभी परीक्षाओं में काम आएगी, जहाँ-जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक सिलेबस में है, जैसे चाहे वो आरएसएसआई के एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो आपके फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हो स्पेशली, तो आप उसको पढ़ोगे तो डेफ़िनेटली फ़ायदा होगा। इंटरनेशनल न्यूज़पेपर से लेके, पीआईबी से लेके और विभिन्न प्रकार की वेबसाइट से इस डेटा को लिया गया है, तो काफ़ी सफिशिएंट है, आप इसको रिलायबल होके पढ़ सकते हैं और डेफ़िनेटली जो कुछ भी प्रश्न पूछे जाने हैं, आप उसको अगर ठीक से पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे आप निराश नहीं होंगे। तो हम इंटरनेशनल करंट अफ़ेयर्स फरवरी महीने के करंट अफ़ेयर्स को अब पढ़ेंगे। इंटरनेशनल करंट अफ़ेयर की सेकंड क्लास है। इसकी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। नेशनल करंट अफ़ेयर्स अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है और इंटरनेशनल की अलग बनी हुई है, ठीक है? बिना कोई समय खराब किए हुए हम शुरू करते हैं और मैं लास्ट बात एक और बता दूँ कि ये तीनों की तीनों मंथली क्लास होती है। तो महीने में 3 कक्षाएँ होती हैं हमारी। 10 तारीख को होती है राजस्थान की समसामयिक की, 20 को होती है नेशनल और महीने के अंतिम सप्ताह या 1-2 दिन बाद में होती है आपके इंटरनेशनल करंट, ठीक है? इन सभी की पीडीएफ जो है, वो अपने टेलीग्राम चैनल डॉक्टर गणपत सिंह राजपूत नाम से जो है, उस पे अपलोड हो जाती है क्लास के बाद में। तो आप वहाँ से उसको प्रिंट करवा सकते हो, पढ़ सकते हो, साथ में उस क्लास को देख सकते हो। मैं बात को शुरू करूँगा, सबसे पहले हमारी जो खबर है वो है भारत-इज़राइल मुक्त समझौता। इसे एफटीए बोलते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। देखो मैं समझा देता हूँ एफटीए होते क्या है। तो कई सारे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंदर ट्रेड से रिलेटेड कई सारे समझौते हुआ करते हैं, तो उसमें से एक समझौता एफटीए होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है कि सीमा के शुल्क जो होते हैं, वो मोस्टली सारे ज़ीरो हो जाते हैं, मोस्टली। हम जो भी इज़राइल से कुछ खरीदेंगे, तो भारत की बाउंड्री पे उसका कोई टैक्स नहीं लगेगा और इज़राइल जो हमसे खरीदेगा, वो इज़राइल की बाउंड्री पे उन वस्तुओं के लिए कोई टैक्स नहीं लगेगा। ऐसा एफटीए होता है और लगता तो बहुत ही सामान्य टैक्स लगता है। ये बहुत डिटेल में है बट हाँ, मैं एक सामान्य जानकारी आपको दे रहा था। तो भारत और इज़राइल के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना आपसी संबंधों को दर्शाता है, आपसी व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देता है। 23 फरवरी को 2026 को दिल्ली में वार्ताओं का दौर शुरू हुआ और 26 तारीख को, देखो ये तारीखें इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती, बट हाँ, बात महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में किस देश के साथ में एफटीए हुआ, तो आप कहोगे इज़राइल के साथ में हुआ। इज़राइल और भारत के साथ में अच्छे संबंध रहे, स्टार्टिंग से ही रहे हैं और जब-जब इज़राइल संकट में आया है, भारत ने उसका मॉरली कह सकते हो आप या डिप्लोमैटिक समर्थन ही किया है और इंडिया के संबंध में भी इज़राइल ने हमेशा समर्थन किया है। इज़राइल एकमात्र यहूदी राष्ट्र है और विभिन्न चारों ओर से अपने विरोधियों से घिरा हुआ देश है। तो इज़राइल के साथ में एफटीए हुआ है। ये वार्ता 2025 में स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन अंतिम रूप कब दिया गया? 26 फरवरी तक अंतिम रूप दिया गया, 26 फरवरी 2026 को। इनके अगर मैं संबंधों की बात करूँ, तो इज़राइल और भारत के बीच में लगभग 362 अरब बिलियन या अरब अमेरिकन डॉलर का व्यापार 24-25 में इन दोनों के बीच में मर्चेंडाइज़ हुआ है। सर्विस का अलग होगा, क्योंकि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, वो या तो सर्विस होती है या वस्तुएँ होती हैं। अब मेरे हाथ में इस रिमोट को देखोगे तो ये वस्तु है और अगर आप मुझे मेरे से जो पढ़ रहे हो, ये एक सर्विस होती है। सर्विस में सेवा का लेन-देन होता है, वस्तु नहीं होती। तो मर्चेंडाइज़ की अगर मैं बात करूँ तो 3.62 अरब अमेरिकन डॉलर का व्यापार भारत और इज़राइल के बीच में हुआ है, जिसमें आयात-निर्यात दोनों पॉइंट शामिल होते हैं। इस समझौते से ठीक 1 दिन पहले जो इज़राइल की राजधानी यरूशलेम, इनकी जो पार्लियामेंट जिसको अपन नेसेट बोलते हैं, ये इज़राइल की पार्लियामेंट है। नेसेट क्या है?
इजराइल की संसद है, इसका अधिवेशन चल रहा था जिसमें विशेष अधिवेशन बुलाया गया था और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। इनको यहाँ पर स्पीकर ऑफ द नेसेट ये सम्मान भी दिया गया। श्री अमीर ओहना द्वारा नरेंद्र मोदी को स्पीकर ऑफ द नेसेट पदक से भी सम्मानित किया गया। ऐसा सम्मान पाने वाले भी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। इसके साथ साथ में ये नेसेट पहुंचने वाले प्रधानमंत्री का फिर स्वागत वगैरह किया गया। इनके संबंध में वक्तव्य जो है वो दिए गए। तो ये पूरा का पूरा जो न्यूज है ये इंडिया और इजराइल के संबंध में है। अगर आप इजराइल को देखोगे तो ये पूरा का पूरा इजराइल है। ये भूमध्य सागर आ जाता है और नीचे इधर मिस्र आ जाता है। और अगर आप इजराइल का वो पोर्शन देखोगे तो ऊपर लेबनान का हिस्सा आ जाता है, इधर सीरिया आ जाता है। यहाँ जॉर्डन की कंट्री है पूरी की पूरी। जॉर्डन और इसके इनके बीच में आपके पूरा का पूरा ये जो नदी है ये जॉर्डन नदी चलती है जो डेड सी में आके गिर जाती है। ये मृत सागर जैसे आप कहते हो, मृत सागर इसलिए इसमें लवणता की मात्रा इतनी अधिक है कि समुद्री जीव मर जाते हैं। यहाँ पे ये गाजा पट्टी है और गाजा पट्टी काफ़ी चर्चा में रहती है। यहाँ पे हमास जैसे आतंकवादी संगठन है जो यहाँ से कंटिन्यू इस पे अटैक करते रहते हैं और इसी हमास को ईरान हमेशा से सपोर्ट करता आया है, इसलिए ईरान और इजराइल की आपस में बनती नहीं है। ऊपर लेबनान है जहाँ हिजबुल्ला वगैरह आतंकवादी संगठन है, इनको भी ईरान कोऑपरेट करता है, ईरान उस साइड में आया हुआ, इसलिए इनकी बनती नहीं है। ये पूरा का पूरा वेस्ट बैंक का इलाका है। वेस्ट बैंक का मतलब होता है पश्चिमी तट। किसका पश्चिमी तट? जॉर्डन नदी का पश्चिमी तट। तो ये वेस्ट बैंक का इलाका है। इसी वेस्ट बैंक के इलाके में जेरूसलम आया हुआ है जिसके ऊपर सभी दावा करते हैं कि ये हमारा है, ये हमारा है। 3 धर्म इसके ऊपर दावा करते हैं। ऊपर ये गोलन हाइट आ जाती है ना, ये गैलिली सागर के पास में गोलन हाइट आ जाती है। तो कुल मिला के ये पूरा का पूरा इजराइल है। ये हाइफा शहर है, उसके बाद में तेल अवीव है, गाजा सिटी आ जाती है, बहुत सारे नाजरेत है जहाँ पे ईसा मसीह से रिलेटेड है, आपको पता होगा। तो ये पूरा का पूरा इजराइल का इलाका। इजराइल भारत के लिए हमेशा से एक ठीक राष्ट्र सिद्ध हुआ है। आपको बता दूं कि भारत, इजराइल और साथ में यूएई नीचे आया हुआ है और अमेरिका, इनके बीच में 2022 में एक संगठन भी बना था जिसको I2U2 बोलते हैं। I2 का मतलब होता है इंडिया एंड ब्राजील, इजराइल, और U2 का मतलब होता है यूनाइटेड अरब अमीरात एंड यूएसए। ये जो लिखा हुआ है I2U2 ये 2022 का संगठन है और इसमें इंडिया, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड अरब अमीरात नीचे आया हुआ है। जिसमें टोटल 7 अमीरात हैं, जिसमें से एक अमीरात दुबई है, एक अमीरात आपके जो दुबई का देखते हो तो काफ़ी बड़ा अमीरात है और इसमें 7 अमीरातों में से एक है। तो कहने का मतलब है कि I2U2 की इनकी बात में होती रही है। इसके अलावा भारत और मध्य पूर्व यूरोप के बीच में इकोनॉमिक गलियारा भी बना हुआ है। दोनों देशों के बीच में काफ़ी लंबे संबंध रहे। इजराइल भारत में भारतीय समुदाय तथा भारत में यहूदी प्रवासियों में भी कई प्रकार से महत्वपूर्ण योगदान जो है वो देता रहा है। जिस तरह से भारत का दर्शन जो है हमारा वसुदेव कुटुंबकम, समस्त विश्व एक परिवार है, इसी तरह से इनका भी एक दर्शन है इजराइलियों का जिसको हम तिकुम ओलान कहते हैं। नेसेट मेडल को प्रधानमंत्री ने 140 भारतीयों को समर्पित किया। तो ये ध्यान रखना, थोड़ा सा काफ़ी चीज़ें हैं जो परीक्षा में प्रश्न जो है वो पूछे जाने योग्य हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा रही, उनको नेसेट ऑफ द ऑर्डर, नेसेट ब्रिटेन की इजराइल की संसद का नाम है, वो दिया गया। वहाँ पार्लियामेंट में संबोधित किया उन्होंने और इसके साथ साथ इनके बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ। अब है 7वां धर्म गार्जियन। ये है क्या? ये एक सैन्य अभ्यास है। क्या है? वार्षिक सैन्य अभ्यास है, एनुअल आप कह सकते हो, जिसमें भारत और जापान, भारतीय सेना और जापान का ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स जो है और के बीच में ये आयोजित होता है। दोनों देशों के बीच में रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए आप तो इतना ध्यान रखना कि यह किसके बीच में होता है और कहाँ पे हुआ, हमेशा यही ध्यान रखना है। तो ये भारत और जापान के बीच में हुआ है। 24 फरवरी से 9 मार्च के बीच में हुआ। कहाँ पे?
चौबटिया उत्तराखंड में जो फॉरेन ट्रेनिंग नोड है वहां पे शुरू हुआ। तो 3 बातें इसमें आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखोगे? एक तो उत्तराखंड याद रखोगे, एक आप इसको 24 टू ये 9 मार्च याद रखोगे, और तीसरा याद रखोगे कि भारतीय सेना और जापान के बीच में इसका आयोजन किया गया। इस संस्करण में होता क्या है, दोनों के बीच में 120 सैनिकों की टुकड़ी तैनात की, और 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिक जापान की ओर से भाग ले रहे थे, और साथ में भारत की तरफ से लद्दाख स्काउट है वो भाग ले रहा था। तो इन दोनों ने एक प्रकार से जो अभ्यास किया, सैन्य अभ्यास, उसका नाम है 7वां धर्मगौर। पेरू के अंदर, पेरू साउथ अमेरिका का देश है, ये आप देख पा रहे होंगे। इसके इस साइड में ब्राजील है, ऊपर इक्वाडोर है। इक्वाडोर इसलिए कहते हैं कि यहाँ से इक्वेटर गुजरती है, ऊपर कोलंबिया है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो पेरू है, इस पूरे देश की अगर अपन बात करें, नीचे चिल्ली आ जाता है। तो इसके जो राष्ट्रपति है उनके ऊपर महाभियोग लगाया गया था, क्योंकि पेरू की संसद ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे इनके ऊपर, तो उसको हटा दिया गया था। हटाने के बाद में जो राष्ट्रपति जोस जेरी की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद में बाल्काजर को नया राष्ट्रपति है वो बनाया गया, ठीक है। ये प्रश्न कैसे आ सकता है कि ये पूछ लेते कई बार सुमिलित करूं मैं, तो थोड़ा सा देख लेना। बाकी हालांकि ऐसी खबरें जो भारत से जुड़ी हुई हो वो ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है बनिस्पत इसके कि जिसका भारत से कोई संबंध नहीं हो। इसका भारत से जरूर संबंध रहा है, ठीक है। अभी जैसे इजराइल, अमेरिका और ईरान का युद्ध चला, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चला, तो इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। हार्मुज जल संधि से पूछा जा सकता है, बॉबेल मंडप जल संधि से पूछा जा सकता है, अरमाको तेल का पूछा जा सकता है। ये चीजें पूछी जा सकती है क्योंकि इससे भारत सीधे प्रभावित हो रहा है, ठीक है। तो इनको है वो पेरू के 8वें राष्ट्रपति बने, 83 वर्ष इनकी उम्र है, और जोस जेरी के स्थान पे इनको बनाया गया। जोस जेरी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। जनवरी 26 में रूसी फॉसिल फ्यूल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार भारत बना। भारत की कुल जरूरतों का तकरीबन 35% हम रूस से खरीदते थे। अभी स्थिति क्या हुई कि जब वेनेजुएला के ऊपर कब्जा कर लिया अमेरिका ने, और वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल भंडार रखता है, तो अब अमेरिका के उस दबाव को समझ सकते हो, उन्होंने कहा कि हमारे से खरीदोगे। अब ईरान से लगभग चीजें बंद हो गई हमारी, तो हमारा जो है वो अब तेल जो है वहां से और उसके बाद रूस से खरीदा जा रहा है। इससे हम धीरे धीरे कम करने जा रहे हैं, क्योंकि ये अमेरिका को पसंद नहीं है, और जो चीजें अमेरिका को पसंद नहीं है वो इस समय भारत कर नहीं रहा है। आप अगर इसको देखोगे तो कई ऐसे वाक्य हुए जहां पे भारत ने वो कार्य करने से बचे हैं जो अमेरिका को पसंद नहीं है। तो जनवरी 26 में रूसी जो फॉसिल फ्यूल है उसका दूसरा सबसे बड़ा खरीदार। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? जैसे हम कहते हैं जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन में देखो क्या होते हैं, तेल जितना भी है, पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सारे के सारे जीवाश्म से बने होते हैं, इसको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो ये रिपोर्ट किसकी है? ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र के आंकड़े हैं, और ईंधन का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बना। इस तरह से अगर आप देखोगे तो इन आंकड़ों को समझोगे तो इस अवधि में भारत ने लगभग 2.2 अरब यूरो, करीबन 2.59 अरब डॉलर मूल्य का आयात किया है, क्योंकि बेचते तो है नहीं, वहां से पूरा खरीदते ही है। नवंबर के बाद से रूस से कच्चे तेल आयात में कुछ कमी आई है, फिर भी अभी भी हिस्सेदारी अधिक बनी हुई है। अब तो बहुत कम हो गया वैसे। अगर आयातों का विवरण देखोगे तो कच्चा तेल 2.36 अरब डॉलर का, ये कोयला, तेल उत्पादन, ये सारा का सारा। नवंबर में 23% की गिरावट आई, उसके बावजूद भी भारत जो है वो दूसरा सबसे बड़ा, पहला चीन है, रूस से खरीदने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन है, और दूसरा नंबर किसका है? अभी भी भारत का बना। हालांकि अभी मेरे हिसाब से दूसरा नहीं रहा, ये जनवरी फरवरी की खबर है, क्योंकि वो सस्ता बेचता है। भारत 3 देशों से सबसे अधिक खरीद रहा था। ईरान से, ईरान के ऊपर सैंक्शन डाल दिए थे, तब हम खरीद रहे थे रूस से, मिडिल ईस्ट से, इराक, कुवैत वगैरह से, और अब हम खरीदेंगे वेनेजुएला से। जहां भारत ने खरीद में कमी की, वहीं चीन ने पिछले 2 में रूसी तेल के आयात में 29% की वृद्धि भी कर ली। तो चीन का आयात लगभग
4.71 अरब डॉलर है, जो हमारे से ठीक ठीक डबल है। रूस का तेल चीन के कुल आयात का लगभग 16% है। और यूरोपियन संघ द्वारा रूसी कच्चे तेल से बने उत्पादों पर प्रतिबंध लागू हुआ। प्रतिबंध के बाद में भारत ने थोड़ा कम कर दिया। अब देखो, जनवरी में रिलायंस इंडस्ट्री के जामनगर रिफाइनरी को समुद्री मार्ग से रूसी तेल नहीं मिला। हालांकि फरवरी में आपूर्ति फिर शुरू हो गई थी। ये वही बीच में लड़ाई चली थी भाई, डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी से नाराज इसी बात को लेकर था। डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि हमारे साथ में ही तेल खरीदे, तो वो लड़ाई जो है उनकी लगातार चल रही है। खेल पे आते, दिल्ली ओपन 2026 16 से 22 फरवरी 2026 तक इसका आयोजन हुआ, नई दिल्ली के अंदर हुआ। ये छठा संस्करण है, इससे पहले 5 हो चुके हैं। अगर पुरुष एकल की मैं बात करूं तो इसके विजेता स्टेफानोस साकेलारिडिस यूनान के रहे हैं। उपविजेता ओलिवर क्रॉफर्ड रहे हैं ग्रेट ब्रिटेन के। दिल्ली के अंदर आयोजन हुआ इसका, और यह आयोजन जो है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में भी इसका आयोजन किया गया, बैडमिंटन से रिलेटेड। और इसके साथ साथ ये इंडिया एआई समिट तो ठीक है। तो कुल मिला के दिल्ली ओपन है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा फोटो है इनका। डबल्स का खिताब भारतीय जोड़ी की सफलता रही। डबल्स वर्ग में भारत के सिद्धांत बंथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोर्स्की ने खिताब जीता। उन्होंने भारत फाइनल में भारत के ही निक्की कलियांडा पुनाचा और थाईलैंड की पुचा एसारो को पराजित किया। ठीक है, ये तीसरी बार ऐसा हुआ जब भारत ने कोई डबल में गेम प्रतिस्पर्धा में कोई खिताब जीता है। एशिया प्रशांत क्षेत्र के शीर्ष 5 व्यस्ततम हवाई अड्डों में शामिल हुआ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिल्ली में है आईजीआई, आपको पता अच्छी तरीके से। और ये दुनिया के प्रशांत महासागर क्षेत्र के, एशिया प्रशांत क्षेत्र के 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से 5वें नंबर पे है। यहाँ पे 46.18 मिलियन लोग वन वे डिपार्चर सीट्स दर्ज की गई। और पहले ये 19 में ये 9वें नंबर पे था, अब तो बहुत बढ़ गया है। ये साल भारत में घरेलू हवाई यात्रा की तेज मांग है लगातार। अब तो क्या है कि इसकी मांग कंटिन्यू बढ़ती जा रही है हवाई यात्राओं की। लोग सुविधाएं चाहते हैं, लोगों के पास टाइम नहीं है, लोग है वो फटाफट से अपने डेस्टिनेशन जाना चाहते हैं, इसलिए इसको प्रिफेयर कर रहे हैं इस समय एयर ट्रांसपोर्ट को। ठीक है, तो 2026 में 46.18 मिलियन सीट्स दर्ज की गई, इतनी सारी बुकिंग हुई इस समय। कोविड के दौरान 9वीं रैंकिंग थी, अब इसमें 5वीं रैंकिंग है। अगर आप और देखोगे तो स्वर्ण भूमि हवाई अड्डा जो बैंकॉक का है वह 39.49 मिलियन है। सिंगापुर के अंदर 42.57 मिलियन है। इंचियोन के अंदर कोरिया 43.40 मिलियन सीट है। बहुत सारे ऐसे हवाई अड्डे शामिल हैं। ब्रिटेन के स्टारमर के लिए महत्वपूर्ण उपचुनाव परीक्षा में मतदाता मतदान करने जा रहे हैं। तो ये लेबर पार्टी की जीत के अलावा कोई भी नतीजा स्टारमर के लिए अपना पूरा कार्यकाल पूरा करना बहुत मुश्किल बना सकता है। तो ये चल रहे हैं इसमें ब्रिटेन के अंदर, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप छोड़ सकते हैं। टैक्स समझौते में भारत ने फ्रांस में मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा दिया। ठीक है, दर्जा छोड़ा, सॉरी। भारत टैक्स समझौते में भारत ने फ्रांस में जो MFN का दर्जा होता है उसको छोड़ दिया है। बेसिकली मोस्ट फेवरेट नेशन क्या होते हैं? मोस्ट फेवरेट नेशन में ये होता है कि आप उस लिस्ट में किसी को शामिल अगर कर लेते हैं, मान लो किसी को कर लिया, जैसे फ्रांस को कर लिया, तो उस लिस्ट में शामिल हो जाने के बाद में आप किसी भी देश को, उस लिस्ट किसी भी देश को अगर कोई बढ़िया डील देते हैं समझौते वगैरह की, तो वो डील MFN वालों को स्वतः ही मिल जाती है। जैसे मान लो आप किसी देश के साथ 10% टैक्स के साथ व्यापार कर रहे हैं, आपने किसी देश के साथ में 5% के साथ व्यापार शुरू किया, तो MFN देशों को 5% स्वतः ही मिल जाएगा। इसे MFN कहते हैं। भारत ने फ्रांस के साथ अपनी जो टैक्स ट्रीटी है उसमें MFN का क्लोज हटा दिया है। इससे दिक्कत हो रही थी। दिक्कत ये होती है कि कई बार कुछ चीज़ें हम सबके साथ नहीं रखना चाहते। उससे क्या होता है कि फाइनेंशियल लॉस हो जाते हैं, कई बार व्यापार वाणिज्य में कमी आ जाती है, इसलिए चीज़ों को देखते हुए हटा दिया। संशोधित भारत फ्रांस कर संधि पर हाल ही में फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो की भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए। इस बदलाव से डिविडेंड टैक्स क्या होते हैं? जैसे आप जो शेयर मार्केट वगैरह में पैसे लगाते हैं
उसके ऊपर जो टैक्स मिलता है वो डिविडेंड टैक्स है। शेयर मार्केट की बजाय आप यूं समझ लीजिए जैसे कोई कंपनी है, उसके आपने शेयर खरीद लिए तो उसके ऊपर डिविडेंड टैक्स लगता है। कैपिटल गेन टैक्स है। कैपिटल गेन में क्या होता है, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और आपने उस प्रॉपर्टी को बेच दिया, तो उसके ऊपर जितना आपको प्राप्त हुआ है फायदा, वो कैपिटल गेन टैक्स है। और एंटी टैक्स, वैश्विक एंटी टैक्स अवॉइडेंस है। नियमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। एमएफएन क्लोज हटने के बाद फ्रांस अब भारत की अन्य कर संधियों के आधार पर स्वतः कर लाभ नहीं ले सकेगा। ठीक है, पहले ये था किसी भी देश को मैंने कहा 5% फायदा दिया किसी को, तो एमएफएन वालों को स्वतः ही फायदा वो मिल जाता था। ये फ्रांस है, ये मैप है खैर यूरोप का। इसका उद्देश्य क्या है, जो कर के विवाद है उसको कम करना है और बाकी दोनों के बीच में टैक्सेशन में और स्पष्टता लाना है। भारत फ्रांस कर संधि, जैसे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस कन्वेंशन कहते हैं, ये 1992 में हस्ताक्षर हुई थी। डबल टैक्सेशन का मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी देश के साथ में, हमारे जैसे लोग भारत में रहते हैं, सॉरी फ्रांस में रहते हैं, तो फ्रांस की गवर्नमेंट अगर टैक्स ले लेती है तो भारत उनको छूट दे देगा। तो इसी डील पक्की हो जाती है कि कौन कौन सी चीजों पे फ्रांस टैक्स लेगा, कौन कौन से पे भारत लेगा। डबल टैक्स अवॉइडेंस हो जाता है। नहीं तो क्या है कि व्यक्ति 2 बार टैक्स भरता है, इंडिया में भी भरेगा, फ्रांस में भरेगा। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा नुकसान हो जाता है उस व्यक्ति को, थोड़ा क्या बहुत नुकसान हो जाता है। तो ऐसे टैक्स अवॉइडेंस नहीं होने चाहिए, दोनों तरफ डबल टैक्स सेशन है वो रहता है। इसका उद्देश्य क्या, एक ही आय पर 2 देशों में दोहरी कराधान से बचाव करना। ये डट्टा की मैं बात कर रहा हूँ, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो ये भारत फ्रांस के साथ कर चुका है। एमएफएन क्लोज क्या है, मैंने आपको वापस वही बात बताई। जैसे मैंने कहा ना, अगर किसी भी देश को आप बेस्ट डील देते हैं तो वो डील एमएफएन की लिस्ट वाले देशों को स्वतः मिल जाती है। यदि भारत भविष्य में किसी अन्य देश को कम कर देता तो भारत फ्रांस स्वतः ही वह लाभ मांग सकता था। इसके लिए नेगोशिएशन की भी आवश्यकता नहीं होती। अब एमएफएन क्लोज हटने के बाद फ्रांस केवल वही कर लाभ ले सकेगा जो स्पष्ट तौर पे संधि में लिखा होगा। पहले ये नहीं ले सकता था। कारण क्या है, दोनों के बीच में कई सारे विवाद चल रहे हैं टैक्सेशन से रिलेटेड, भविष्य की संधियों का मैटर भी है, और भारत टैक्सेशन राइट्स की सुरक्षा करना चाहता है। ये कैसे लागू होता है, मैंने बताया ना, जैसे किसी देश को 10% आप टैक्स ले रहे हो आज, जैसे स्विट्जरलैंड को, अब आप अगर किसी को छूट करके 5% करते हो तो ये सीधा सीधा 5% स्विट्जरलैंड और फ्रांस दोनों को 5% मिलेगा। आप 10% का दावा नहीं कर सकते। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आपकी मोस्ट फेवरेट नेशन को किसी भी चीज की मांग करनी नहीं पड़ेगी। जिस भी देश को आप बेस्ट डील दोगे, एमएफएन कंट्रीज को स्वतः ही वो डील मिल जाती है। बीच में पाकिस्तान भी एमएफएन में था उस समय। भारत ने यूक्रेन युद्ध विराम के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर मतदान से परहेज किया। और आपको पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच में विवाद चल रहा है, लड़ाई चल रही लंबे समय से, पिछले 2-3 साल से चल रही है। और इसमें सीज फायर करना था, शांति करनी थी दोनों के बीच में, और इसको लेकर अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर प्रस्ताव लाया गया था। और उस प्रस्ताव के ऊपर मतदान का जब नंबर आया तो भारत ने अपने आप को उस मतदान प्रक्रिया से दूर रखा है। रूस और यूक्रेन के बीच में तत्काल पूर्ण और बिना शर्त का युद्ध विराम का मसौदा था। भारत ने अपने आप को मतदान से दूर रखा। चौथा साल है अभी, युद्ध चल रहा है, और यूक्रेन में स्थायी शांति के लिए समर्थन वाला एक प्रस्ताव था। 193 सदस्य विधानसभा ने 107 मतों के पक्ष में, 12 मतों के विरोध में, 51 मतों के अनुपस्थित रहने का अपमान आया। तो 51 जो देश थे इन्होंने मतदान किया नहीं, भारत सहित 12 ने इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है, और 107 ने कहा है कि भाई मतदान जो है वो, ये युद्ध है वो शांत हो जाना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिला के इस तरह से ये चला है। 193 में से 107 मत इसके पक्ष में पड़े हैं, युद्ध विराम के पक्ष में। बहुमत तो हो ही गया वैसे। अब इस मसौदे में है क्या, इसमें यही लिखा है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय कानून है, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के सिद्धांत के अनुसार हमारे को इस तरह से किसी भी देश के ऊपर हमला वगैरह नहीं करना चाहिए, शांति बनाए रखनी चाहिए। भारत के अलावा और भी कई देशों ने भाग नहीं लिया, अमेरिका ने भी भाग नहीं लिया, बांग्लादेश, बहरीन, ब्राजील, चीन, अफ्रीका, श्रीलंका, यूएई जैसे देशों ने भी भाग नहीं लिया। और
कुल मिला के सब देश अपना अपना देखते हैं कि रूस को किससे फायदा है। तो चीन को रूस से फायदा मिल रहा है तो डेफिनेटली चीन भी मतदान में भाग क्यों लेगा। अमेरिका ने भाग नहीं लिया, ये थोड़ा सा रहता है कि भाई अमेरिका तो यूक्रेन के पक्ष में, यूक्रेन नाटो के सदस्य बनने के चक्कर में ही तो मारा जा रहा है, अमेरिका ने उसका साथ नहीं दिया। तो ये सब अपनी अपनी जियो पॉलिटिक्स देखते हैं, किसको किससे फायदा है, उस अनुसार मतदान की प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। वज्र प्रहार, ये भारत और अमेरिका के बीच में जो सशस्त्र सैन्य बलों का आपके एक युद्ध अभ्यास है, जो हिमाचल प्रदेश के अंदर बकलोह के अंदर जो ट्रेनिंग सेंटर है वहां पे हुआ है। किसके बीच में? इंडिया एंड यूएसए के बीच में। 16 संस्करण है ये, 24 फरवरी से 16 मार्च के बीच में चल रहा है। भारतीय सेना की ओर से इसमें 45 कर्मियों की विशेष टुकड़ी भाग ले रही है और अमेरिका की ओर से ग्रीन बैरेट्स भाग ले रहा है, जिसमें 12 सैनिक टुकड़ियां हैं, 12 सैनिकों की टुकड़ी है। पिछली बार ये अमेरिका में हुआ था, इस बार ये कहां पे हो रहा है? भारत के अंदर, हिमाचल प्रदेश में। सिंगापुर हवाई प्रदर्शनी 2026, ये एग्जीबिशन होता है जिसमें क्या होता है कि हम हमारे जितने भी हवाई ताकत जो है हमारे पास में जो फाइटर जेट है, हमारे पास में वायु शक्ति जितनी भी है, वहां पे हम प्रदर्शन करते हैं, दुनिया भर को वो दिखता है ताकि दूसरे देश हमारे से वो उत्पाद खरीद सके। तो ये एक्सपोर्टर बनने का एक तरीका होता है। भारत वहां जो दिखाएगा, दुनिया के दूसरे देश उन चीजों को खरीदेंगे। अमेरिका भी दिखाएगा तो हम भी देखेंगे उनको, फ्रांस भी दिखाएगा, तो सब अपने अपने प्रोडक्शन की वहां पे प्रदर्शनी करते हैं ताकि उनका एयर स्पेस का जो वायुसेना के जो आपके युद्धक विमान वगैरह होते हैं, जितनी भी वायु शक्ति के जितने भी आपके उपकरण होते हैं, उनको वहां पे देखा जाता है, अपनी ताकत दिखाई जाती है ताकि वो चीजें बिक सके। तो आयोजन कहाँ पे हुआ है? चांगी एग्जीबिशन सेंटर में हुआ है और ये 2 सालों में एक बार ये रक्षा प्रदर्शनी है। भारत की तरफ से भी ध्रुव के साथ इसकी प्रदर्शनी में भाग लिया। ध्रुव क्या? एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है और इसमें सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम के साथ साथ उसने भी भाग लिया। तीनों सेनाओं के लिए तीसरा फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स नई दिल्ली में मोनिक्सा सेंटर में आयोजित किया जा रहा है। तो ये चांगी एग्जीबिशन सिंगापुर में ये हुआ 3 से 8 फरवरी 2026 को। भारत और तंजानिया, तंजानिया अफ्रीका में है, साउथ के अंदर आया हुआ है और यहाँ पे इनके बीच में संयुक्त रक्षा सहयोग की चौथी बैठक आयोजित की गई। ये पीआईबी की वेबसाइट से सीधा सीधा लिया गया है। ये पूछते हैं पीआईबी से, आजकल प्रश्न जो है वो डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। भारत की तरफ से ये जंजीबार में आयोजित हुआ है और भारत की तरफ से अमिताभ प्रसाद जो रक्षा संयुक्त सचिव हैं, उन्होंने इसका नेतृत्व किया और उनकी तरफ से इब्राहिम महोना ने इसका नेतृत्व किया है। ये तंजानिया है, इधर भारतीय महासागर आ जाता है, ये जंजीबार आ जाता है, नीचे मोजाम्बिक, जाम्बिया, मलावी आ जाते हैं, कॉन्गो, युगांडा, केन्या आ जाते हैं और ये जेडीसीसी की चौथी बैठक आयोजित हो रही है। ठीक है, ये इनके क्या है कि सीधे सीधे सवाल आ जाते हैं कि हाल ही में किन 2 देशों के बीच में या भारत के साथ हाल ही में संयुक्त रक्षा सहयोग की चौथी बैठक किस देश के साथ और कहां पे आयोजित की गई, ऐसा प्रश्न इसमें पूछ लिया जाता है। सॉरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मलेशिया की यात्रा 8 फरवरी को हुई है। प्रधानमंत्री ये मलेशिया तीसरी बार गए। मलेशिया हमारे दक्षिण में आया हुआ है और हमारा समुद्री पार्टनर कह सकते हो आप, समुद्री पड़ोसी देश कह सकते हो। और इनके साथ में 2024 में आपको पता है कि द्विपक्षीय संबंधों को एक व्यापक रूप देने के लिए पहले भी यात्रा हुई है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम है इस समय और इन दोनों के बीच में काफी सारी चीजों पे डिस्कशन किया गया। साथ ही काउंटर पार्ट के रूप में भारत के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर भी गए। इनके काउंटर पार्ट मलेशिया में उत्तमा हाजी मोहम्मद हसन के बीच में भी कई सारी, कोई आपदा प्रबंधन है या फिर संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा सहयोग है,
सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आपके सहयोग की बात हो गई, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस, बिग कैट का मतलब जो आपके टाइगर होते हैं, लॉयन, सॉरी टाइगर लॉयन वगैरह, इनकी टाइगर सॉरी इनके संरक्षण की बात की गई है। और ये सारा का सारा चीजें जो है इन दोनों देशों के बीच में बातें भी है। सेशल्स के राष्ट्रपति, सेशल्स वापस वहीं जहां भी अपने थोड़ी देर पहले देखा, मैप में दिखाता हूँ, यहाँ पे है सेशल्स। राजधानी विक्टोरिया है, सोमालिया, केन्या वगैरह द्वीप है पूरा का पूरा। तो ये सेशल्स है, ऊपर सोकोट्रा है, ये सारे के सारे द्वीप है। तो भारत में राष्ट्रपति हरमीनी, जो सेशल्स के राष्ट्रपति है, इनका नाम है हरमीनी, कि यह भारत की पहली यात्रा है। जो भारत आए हैं राष्ट्र अध्यक्ष, ये सुमेलित करो में प्रश्न आ सकता है, तो उसका थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना। पहली यात्रा है। सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के ऊपर दोनों देशों के बीच में राजनीतिक संबंधों के भी 50 वर्ष हो गए हैं। हमारा राजदूत कार्यालय वहाँ 50 साल पहले बन गया था। तो इस अवसर पर इन्होंने यात्रा की है और दोनों के बीच में इंडिया सेशल्स जॉइंट विजन की भी घोषणा की गई। भारत ने सेशल्स के लिए 175 मिलियन अमेरिकन डॉलर के एक विशेष पैकेज की भी घोषणा की है और इसमें कुछ ऋण के रूप में इनको मिलेगा और कुछ अनुदान के रूप में मिलेगा। अनुदान के रूप में जो हम देते हैं वो वापस नहीं मिलता, ऋण के रूप में देते हैं वो ब्याज सहित मिल जाता है। तो भारत ने सेशल्स के लिए 175 मिलियन अमेरिकन डॉलर की सहायता दी है। क्यों? क्योंकि द्वीपीय देश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कभी बेस के रूप में आप इन भूमि का उपयोग कर सकते हो। यहाँ पे आप यहाँ से विभिन्न प्रकार के समुद्री प्रोडक्शन के लिए इनसे आप संपर्क कर सकते हो। मतलब भविष्य में अगर आप इनको ऐसे अनुदान वगैरह दोगे तो आपको निश्चित तौर पे ये अपनी भूमि का यूज करने दे सकते हैं। इसलिए इन छोटे छोटे द्वीपीय देशों से हमें बनाए रखना जरूरी होता है। तो डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी सेशल्स के राष्ट्रपति और इन्होंने भारत में यात्रा करी। ये सारी बात है इसी से रिलेटेड है कि सेशल्स आपदा प्रबंधन के इसमें भी शामिल होगा। भारत की सहायता से सेशल्स एक हाइड्रोग्राफिक इकाई की स्थापना करेगा। ये इस पे भी 2026 से शुरुआत में ये काम शुरू हो जाएगा। तो सेशल्स को काफी चीजें चाहिए भारत से, आपदा प्रबंधन वगैरह से रिलेटेड। आपदा प्रबंधन की चेतावनी भी यहाँ विकसित करने की बात चल रही है। तो ये सारे पॉइंट जो है वो लगातार यहाँ पे उठाए गए। भारत श्रीलंका स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन, हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट कह सकते हो आप, दिल्ली में इसका शुभारंभ हुआ। और इसका उद्देश्य क्या है कि श्रीलंका में स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन को बढ़ावा देना और संस्थागत रूप देने के लिए रणनीतिक मार्ग विकसित करना। 475 वर्ष पुराना वसई कैथेड्रल को यूनेस्को पुरस्कार। वसई कहाँ पे है? मुंबई के अंदर। और कैथेड्रल है पुराने चर्च, जैसे आप कह सकते हो। तो महाराष्ट्र के कहाँ पे? वसई के अंदर अवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल चर्च है जो 475 वर्ष पुराना है। इसको यूनेस्को ने क्या किया है? एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के रूप में अवार्ड ऑफ मेरिट दिया है। तो थोड़ा ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यूनेस्को अवार्ड ऑफ मेरिट देता है, किसको दिया इस बार? वसई कैथेड्रल चर्च को दिया जो महाराष्ट्र में है। ये घोषणा बैंकॉक में की गई, यहीं पे इनकी बैठक हो रही थी। और 16वीं शताब्दी में बिना सीमेंट और ईंटों का निर्मित इस पत्थर के कैथेड्रल का संरक्षण पुर्तगाली युग की स्थापत्य है। इसमें कोई सीमेंट और ईंटा यूज नहीं हुई है। हालांकि भारतीय स्थापत्य जितना पुराना उसमें सीमेंट है ही नहीं, ईंटें भी नहीं है। बहुत सारे दक्षिण के मंदिर सारे पत्थर के बने हुए हैं। भारत ब्राजील ने किए 10 बड़े समझौते, ग्लोबल साउथ में उभरता नया शक्ति। ठीक है, तो भारत और ब्राजील ने कई क्षेत्रों से रिलेटेड व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, इन सब पे 10 महत्वपूर्ण समझौतों पे हस्ताक्षर किए हैं। नई दिल्ली के अंदर हैदराबाद हाउस जो बना हुआ है, वहां पे नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो। अब देखो, ये ब्राजील है, सेशल्स है, अब इनके 4 राष्ट्रपति और सामने 4 देशों के नाम सुमिलित करो में आ सकते हैं। क्योंकि अब देखो, इन्होंने भारत की यात्रा की, सेशल्स वाले ने भारत की यात्रा की, मलेशिया वाले ने करी थी। तो ऐसे जो
राष्ट्राध्यक्ष है उनका नाम इसीलिए याद रखना जरूरी है कि कभी भी प्रश्न आ सकता है इनका परीक्षा में, क्योंकि ये लोग भारत की यात्रा की या भारत के राष्ट्राध्यक्ष वहां गए। बाकी दुनिया में 200 प्लस देश है, सबके हम याद नहीं रख सकते, बट हमें उनकी याद रखने हैं जो भारत से या तो भारत आए हैं या हमारे लोग वहां गए हैं। दोनों नेताओं ने अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार बाइलेटरल ट्रेड को 20 अरब डॉलर से अधिक तक पहुंचाने का भी लक्ष्य रखा है, और 2006 से ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना हुआ है। स्ट्रेटेजिक पार्टनर क्या होता है? कुछ क्षेत्रों में फ्री ट्रेड होता है, पूरा नहीं होता, और फ्री ट्रेड में फुल फ्लेश जीरो टैक्स हो जाते हैं। इसमें 10 प्रमुख समझौता के मेन क्षेत्र कौन से रहे हैं? मिनरल्स, रेयर अर्थ है। रेयर अर्थ वे अर्थ है जो टेक्नोलॉजी में यूज किए जाते हैं। अभी चीन पूरी दुनिया को रेयर अर्थ दे रहा है, तो उसकी उसमें मोनोपोली बनी हुई है। बाकी डिजिटली एक दूसरे को सहयोग करना, स्वास्थ्य है, फार्मास्यूटिकल्स वगैरह है, एमएसएमई उद्यमिता है, नॉलेज सिस्टम का ज्ञान आदान प्रदान करना, जनसंचार, रक्षा सहयोग, इन सारे क्षेत्रों में समझौते किए गए। विंटर ओलंपिक्स 2026। अब विंटर ओलंपिक्स में भारत को तो कोई पदक मिला नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा ध्यान रखना, विंटर ओलंपिक्स 2026 ये इटली के मिलान और कार्टिना डी एम्पेजो में आयोजित हुए, ध्यान रखना। इसमें 92 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों के लगभग 2900 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसमें आपके 8 खेल हैं, 16 उसमें इवेंट्स थे टोटल, और 116 पदक इसमें रखे गए, और शीतकाल में आयोजित होते हैं इसलिए इसको विंटर ओलंपिक्स कहते हैं। अगर आप टॉप 10 देश देखोगे तो आपके ये नॉर्वे, यूएसए, नीदरलैंड, ये टॉप रहे हैं 3, और कई देश ऐसे हैं जिनको पदक नहीं मिला, जैसे भारत है, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, पुर्तगाल, इनको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। विश्व शांति और समझदारी दिवस 2026, ग्लोबल वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे 23 फरवरी को मनाया जाता है, जो वैश्विक सद्भावना को बढ़ावा देना है। अभी सही बताऊं तो ये सारी चीजें आपको पता है कि शांति, समझदारी, ये सब दिवस मनाने लायक ही रहे हैं। बाकी जिस तरह से अमेरिका ने इन दिनों वेनेजुएला पे अटैक किया हो, चाहे ईरान को लेके अभी जो चल रहा हो, चाहे वो आपके ग्रीनलैंड का मैटर हो, उस समय लगता है कि ये सारी की सारी चीजें केवल और केवल हम बच्चों के पढ़ने के काम की है, इससे अधिक ये कुछ नहीं नजर आ रही। तो वैश्विक सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए इनमें ये दिवस मनाया जाता है, बस इतना ही ध्यान रख लेना, दिवस मनाया जाता है। इसकी पृष्ठभूमि देखोगे तो 1905 में शिकागो में पॉल डी हैरिस द्वारा इसको स्थापित किया गया था, और विभिन्न शहरों में ये रोटरी क्लब का गठन करके और ये सब चीजें की गई थी। तो 1905 में रोटरी की स्थापना का स्मरण है 23 फरवरी को, इस वजह से इसको वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग मंथ के दौरान मनाया जाता है। तो ये 1905 से चल रहा है, किसके प्रयासों से शुरू हुआ था? पॉल पी हैरिस के प्रयासों से, शिकागो अमेरिका में। हिलेरी नाइट और मैगन केलर के दम पर अमेरिका ने ओवर टाइम में कनाडा को हराकर ओलंपिक का स्वर्ण पदक जीता। ये आपके किसका? ये महिला हॉकी का है। महिला हॉकी में तीसरा ओलंपिक स्वर्ण पदक है, 2008 के 18 के बाद ये पहला है। और विंटर ओलंपिक्स की बात की जा रही है, घटना पीछे होनी चाहिए थी, इधर ले ली इन्होंने। भारत और नेपाल के मध्य वन एवं जैव विविधता संरक्षण पर समझौता हुआ है। होना भी चाहिए, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच में जो हिमालय है पूरा, यहाँ पे वन संरक्षण की अत्यधिक आवश्यकता है, और इस वजह से ये समझौता किया गया। ये 25 फरवरी का समझौता है, ठीक है। समझौते में क्या होगा ये आपको पता है, जैसे जितनी भी हाथी है, गंगा डॉल्फिन, गेंडा, हिम तेंदुआ, बाघ, गीद, इन सबको प्राथमिकता देनी है, और यहाँ का जो वन्य जीव संरक्षण करना है, जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल करना है, ये सारी चीजें करनी है। माउंट एकांकागुआ, एकांकागुआ आपको पता है कि अर्जेंटीना के अंदर एक ज्वालामुखी है, और इसके अंदर क्या है कि 22 फरवरी 2026 को नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, ये है उत्तरकाशी में आया हुआ, उत्तराखंड में,
जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स पहलगांव कश्मीर के संयुक्त अभियान टीम ने अर्जेंटीना में माउंट एकांकगुआ की सफल चढ़ाई करी है। तो उत्तराखंड और कश्मीर के जो इंस्टीट्यूट है, इनकी टीम ने, संयुक्त टीम ने अर्जेंटीना का जो माउंट एकांकगुआ है, ये दक्षिण अमेरिका की ऊंची चोटियों में से एक है। 6,961 मीटर की ऊंचाई है इसकी टोटल, मतलब लगभग 7,000। एकांकगुआ अमेरिका महाद्वीप के सबसे ऊंचा पर्वत है और एशिया के बाहर का सबसे ऊंचा। एशिया की चोटियां छोड़ दें तो इससे बड़ा कोई चोटी नहीं है। वहां पे इन्होंने फतह करी है। ये अर्जेंटीना के मेंडोज प्रांत में एंडीज पर्वत श्रृंखला का एक भाग है। यहाँ पे ज्वालामुखी है और इसी के शिखर पर चढ़ने में इन्होंने एक सफलता प्राप्त की है। तो ध्यान रखना कि हाल ही में किस ज्वालामुखी के शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त हुई है, माउंट एकांकगुआ। यहाँ पे और भी बहुत सारे, अजासडोल, सलाडो वगैरह बहुत सारे हैं। रोब जेटन जो कि नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं, नीदरलैंड जिसको अपन हॉलैंड कहते हैं, और इन्होंने रोब जेटन को प्रधानमंत्री ने मोदी जी ने बधाई दी है। ये सबसे युवा प्रधानमंत्री है देश के उस समय, और भारत और नीदरलैंड के बीच में लगभग 75 वर्षों से अधिक से संबंध है वो चल रहे हैं। नीदरलैंड भारत के शीर्ष यूरोपीय निवेशकों में से एक है। जो भी बाहर से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं भारत में, तो उनमें आपके नीदरलैंड आज भी शीर्ष पे बना हुआ। तो हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं वहां से, तो बधाई दी रोब जेटन को। अमेरिकन राष्ट्रपति द्वारा 10% टैरिफ की घोषणा। ये टैरिफ क्या होते हैं? जैसे ये भारत की सीमा है और अमेरिका का माल अगर भारत में आता है तो सीमा के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा शुल्क लगेगा ये टैरिफ कहलाता है। तो जैसे भारत ने किसी पर 10% टैरिफ डाल दिया, तो उस देश का सामान, जैसे चीन पे डाल दिया मान लो 10%, चीन की 100 रुपए की सामग्री जैसे भारत की सीमा में आएगी तो 10% टैरिफ के साथ में 110 रुपए में बिकेगी। इससे क्या होगा कि भारत के लोग चीन की सामग्री को कम खरीदेंगे क्योंकि उसकी रेट अधिक है। इससे क्या होगा कि उनकी डिमांड कम हो जाती है। तो अमेरिका इस समय क्या कर रहा है, टैरिफ की धमकियां देता है। अभी ईरान के ऊपर जब इन्होंने हमला किया तो स्पेन ने थोड़ा सा सपोर्ट नहीं किया अमेरिका का, तो उन्होंने कह दिया हम स्पेन से सारे व्यापारिक कट करते और टैरिफ लगा देंगे। तो अब टैरिफ को डोनाल्ड ट्रंप ने एज ए टूल यूज करना शुरू कर दिया। भारत बात नहीं मान रहा, 200% टैरिफ डाल दो, अपने आप बात मानेगा, कहाँ जाएगा? क्योंकि आपको अपने जो उत्पादकों को बचाना तो होगा। आप अपने उत्पादक जो सामान अमेरिका भेजते हैं, अगर 200% टैरिफ डालोगे तो वहां उनकी कीमतें 200% बढ़ जाएगी, तो उनकी वस्तुओं को तो कोई अमेरिका में खरीदेगा नहीं, और नहीं खरीदेगा तो यहाँ का उत्पादकों का आपके एक प्रकार से जो निर्यात होता है वो बर्बाद हो जाएंगे। तो इनको एज ए टूल यूज किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। तो 20 फरवरी 2026 को डोनाल्ड ट्रंप ने 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 122 के अंतर्गत 10% नया शुल्क लगाने की घोषणा की है। अमेरिका को में नई 10% टैरिफ नीति, भारत पर टैरिफ 18% से घटाकर अब 10% हो गया है, क्योंकि जब ये हुआ तो फिर हमारा 18 से 10% हो जाएगा टैरिफ। ठीक है, हालांकि ये तो क्या है कि फॉर्मेलिटीज है, बाकी तो पहले से इनकी बात हो जाती है कि आप रूस से तेल नहीं खरीदोगे तो हम आपके टैरिफ कम कर देंगे। अब इस समय भारत की स्थिति ये है कि जैसा अमेरिका कह रहा है इंडिया को वैसा चलना पड़ रहा है, कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास में। ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करोगे तो महंगाई बढ़ जाएगी, ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करोगे तो इकोनॉमी को झटका लग जाएगा। इसलिए शांति से ये अभी चल रहे हैं कि ये ट्रम्प जैसा सनकी व्यक्ति चला जाए तो आगे बाद में चीज़ें देखेंगे। व्यापार अधिनियम 1974 की धारा के अनुसार ये अधिकार देते कि गंभीर भुगतान संतुलन के संकट या ऐसी स्थिति में ही वो 150 दिनों के लिए 15% तक अस्थायी टैक्स लगा सकते हैं। हालांकि ऐसी कोई भी स्थिति अमेरिका में भी नहीं है, फिर भी लगाया गया है। तो ये उनकी दादागिरी आप कह सकते हो, या राष्ट्रपति का सनकीपन कह सकते हो। ये तो आप किसी के राष्ट्रपति को उठा रहे हो, किसी के राष्ट्राध्यक्ष को मार रहे हो, ये सनकीपन नहीं कहलाता है, क्योंकि आप किसी भी दूसरे देश की संप्रभुता
को आपके अगर नुकसान पहुंचाते हैं, उसकी टेरिटरी में जाके उसके राष्ट्र नेता को मारते हैं, तो ये डेफिनेटली सन की पन्नी कहलाता है। और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज बोल नहीं पाती क्योंकि सबसे अधिक फंड अमेरिका देता है सबको। हर किसी देश की अमेरिका से लड़ने की क्षमता नहीं है क्योंकि सबसे अत्याधुनिक हथियार उनके पास में है। हर देश से कई गुना अधिक रक्षा बजट उनके पास में है। डॉलर से पूरी दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल करता है वो। आप कुछ नहीं कर सकते, बहुत अधिक कुछ नहीं कर सकते, खुद को लॉस ही होगा। भारत स्वीडन ग्रीन टेक्नोलॉजी सहयोग की को नई गति। 19 फरवरी 2026 को दिल्ली में एक वार्ता हुई जिसमें भारत और स्वीडन ने हरित प्रौद्योगिकी पर एक इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ढांचे के अंतर्गत अपील की प्रतिबद्धता को दोहराया है और ये सारी बात हुई है इसमें। भारत यूके अपतटीय पवन टास्क फोर्स, अपतटीय का मतलब होता है तटों से बहुत दूर, और भारत और यूनाइटेड किंगडम ने, इंग्लैंड ब्रिटेन जैसे आप कह सकते हो, विजन 2035 स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी के अंतर्गत इस पे काम करना शुरू किया है, टास्क फोर्स बनाई है। और भारत ने 272 गीगावाट और गैर जीवाश्म ईंधन उत्पादन क्षमता का आंकड़ा पार किया है, तो ये भी ठीक पॉइंट है। भारत 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को बनाया हुआ है। 2070 तक मतलब हम जीवाश्म ईंधन जलाएंगे नहीं, मतलब प्रदूषण मुक्त, बिल्कुल प्रदूषण मुक्त आपके एनर्जी जनरेट की जाएगी। 2030 तक 500 गीगावाट एनर्जी जो है वो उत्पादन का टारगेट है इनके पास में। भारत कजाकिस्तान द्वारा रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की गई है। ये एआई इम्पैक्ट के दौरान ही मिले थे। कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? ओल्जास बैक्टनोव। अब देखो इस तरह से ये सम्मिलित करो में प्रश्न पूछा जा सकता है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। भारत कजाकिस्तान रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत राजनीतिक संवाद, व्यापार, रक्षा, सुरक्षा, संपर्क वगैरह ये सब किया गया। ये एआई इम्पैक्ट में ये मिले थे। कजाकिस्तान रूस के जस्ट नीचे आया हुआ है और यहाँ पे नीचे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये है कजाकिस्तान। भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी भारत और फ्रांस के बीच में चलती रहती है। अभी बीच में 21 समझौते हुए थे, पिछली क्लास में हमने बहुत बढ़िया से पढ़ लिए थे। इनमें कुछ और बिंदु भी थे, जैसे कई सारे पॉइंट्स कवर किए गए थे। ये कुछ सहमतियां हैं, जैसे ये सहमति काफी महत्वपूर्ण है कि यह 1998 में आरंभ हुई थी ये वार्ताएं भारत और फ्रांस के बीच में। 2023 में अपनाए गए होराइजन 2047 रोड मैप पर आधारित है, इसका थोड़ा ध्यान रखना है। होराइजन मैप जो है भारत और फ्रांस से रिलेटेड है। 1998 से ही इंडिया और फ्रांस के बीच में ऐसी स्ट्रेटेजिकल वार्ताएं होती रहती हैं। लक्षद्वीप में खोजी गई स्क्वाट लॉबस्टर की नई प्रजाति खोजी है। आईसीआर नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, ये एक मछली है और 3 मिलीमीटर आकार की है और ये खोजी गई है। वैज्ञानिक प्रलेखन देखोगे तो अगर इसको जूटेक्सो में प्रकाशित किया गया इसको पूरा, ये नई प्रजाति गैलाथिया वंश की है और 3 mm की है, ज्यादा नहीं है, चावल के दाने के बराबर। ठीक है, जैसे प्रवाल भित्तियों में रहने वाली विश्व की सबसे छोटी क्रेस्टेंशियंस में से एक बनाता है। आपको उतना ध्यान रखना है कि लक्षद्वीप में स्क्वाट लॉबस्टर नाम की एक फिश की प्रजाति जो है वो खोजी गई है, जो कि गैलाथिया प्रजाति की है और इसको जूटाक्सा नाम की पत्रिका में इसको प्रकाशित किया गया। भारत और दक्षिणी कोरिया विदेश नीति एवं सुरक्षा संवाद 2026 कहाँ पे हुआ? इसकी राजधानी सियोल में हुआ है और फॉरेन पॉलिसी एंड सिक्योरिटी डायलॉग था। सुरक्षा के ऊपर वार्ता करनी थी और साथ में फॉरेन पॉलिसी को लेके भी इनको वार्ता करनी थी, कर ली गई है और कई सारे क्षेत्रों पे बात की गई, राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक, सब प्रकार की बात की गई। आर्थिक सहयोग के रूप में भारत के जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्रों में कोरियाई कंपनियों के लिए निवेश के नए अवसर पैदा किए गए
और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने पर भी विशेष तौर पे ध्यान दिया गया। पोलैंड इटली का अमेरिकन बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने से इनकार। बेसिकली क्या है कि बोर्ड ऑफ पीस डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया। मैंने पिछले जो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स था उसमें बहुत डिटेल से इसको बताया था। कई बार बच्चे कहते हैं सर आप पिछली क्लास का हवाला ना दें, दोबारा पढ़ाया करें। दोबारा नहीं कर सकता मैं, क्योंकि अगर हर एक चीज को वापस रिपीट करता रहूंगा ना तो वो पूरा नहीं हो पाता। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप पीछे से लगातार जुड़े रहें। तो क्या होगा कि आपकी जो चीजें आगे बढ़ती है, तो कई ऐसी घटनाएं होती है जो आगे से आगे हर क्लास में आएगी। तो एटलीस्ट आप पीछे तैयार करके रखें, नहीं करते हो तो स्वयं से किया करें। तो अभी पहले भारत ने मना किया था और अब इस बोर्ड में शामिल होने के लिए पोलैंड और इटली ने भी मना कर दिया। बेसिकली गाजा और इनका समाधान करना है, तो उस पे अब शामिल नहीं होंगे पोलैंड और इटली। ठीक है, ये अपने आप में एक झटका सा हो सकता है। किसके लिए? अमेरिका के लिए। अमेरिका चाहता है कि एक बोर्ड ऑफ पीस बन, सारे देश उसका साथ दें। अब इसमें क्या है कि मैंने आपको पिछली बार ही बताया था क्लास में कि अमेरिका यूएनओ की भांति एक अपनी ही पूरी की पूरी बनाना चाहता नया संगठन, जिसमें खुद बनना चाहता मालिक। अब कोई भी देश इसको पसंद कर नहीं रहा है। तो बोर्ड ऑफ पीस में पिछली बार भी जो भी देश आए थे वो भी ऐसे देश थे जिनका विश्व आइडेंटिटी बिल्कुल है ही नहीं। इसलिए कोई भी देश इसमें शामिल नहीं होना चाहता। भारत हंगरी के मध्य विदेश कार्यालय स्तरीय वार्ता कब हुई है? 10 फरवरी 2026 को ये वार्ता हुई है। 11वां दौर हुआ इसका। इसमें क्या क्या बातें हुई? दोनों पक्षों ने राजनीतिक संबंध, व्यापार, निवेश, है ना, इन सब चीजों पर बात की है। भारत यूके के मध्य सामाजिक सुरक्षा समझौता हुआ है, डबल सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। अब होता क्या है कि एक दूसरे के देश में अस्थायी नियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए दोहरे सामाजिक सुरक्षा अंशदान को रोकना है। देखो क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। सामाजिक सुरक्षा अंशदान क्या होता है? जैसे कोई भी कर्मचारी काम कर रहा है तो उसको क्या है कि पेंशन है, उसका प्रीमियम, बीमा प्रीमियम है, स्वास्थ्य से संबंधित उसका बीमा वगैरह करवाया जाता है। इसमें एक हिस्सा कर्मचारी खुद देता है, एक हिस्सा गवर्नमेंट देती है, जिसे हम अंशदान कहते हैं। और जैसे पेंशन, बीमा, स्वास्थ्य बीमा वगैरह, ये सारे, कोई दुर्घटना बीमा वगैरह, ये सारे के सारे सामाजिक सुरक्षा कहलाती है। तो सामाजिक सुरक्षा अनुदान में क्या होता है? जैसे मान लो मैं एक कर्मचारी हूँ, मैं कर्मचारी हूँ तो मेरे पैसे कटते हैं, गवर्नमेंट स्टेट इंश्योरेंस के पैसे काटती है। तो आधे मैं देता हूँ, आधे गवर्नमेंट अंशदान होता है उसमें। तो इसे हम सामाजिक सुरक्षा अंशदान कहते हैं। अभी क्या होता है कि जैसे दूसरे देश में कोई कर्मचारी काम कर रहा है तो वो वहां से भी, उस गवर्नमेंट से भी अंशदान ले लेता है, इस गवर्नमेंट से भी ले लेता है, भारत की सरकार से। तो ऐसा डबल सोशल सिक्योरिटी नहीं हो, एविडेंस करो, उसको रोको। उसके लिए ये बात की गई है कि डबल सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि विदेशी नियुक्ति के दौरान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों एक साथ दोनों देशों में अंशदान न देना पड़े। ये प्रावधान उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो दूसरे देश में अधिकतम 36 माह की अस्थायी अवधि के लिए जाते हैं। ठीक है। भारत और यूनान के मध्य रक्षा सहयोग समझौता हुआ है। राजनाथ सिंह ने दिल्ली में ग्रीस के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री निकोलस जॉर्जियो डेंडियास के बीच में यह समझौता किया गया। 5 वर्षीय रोड मैप बनाया गया है। इसमें इस घोषणा भारत की आत्मनिर्भर भारत की पहल को ग्रीस एजेंडा 2030 के तहत 5 वर्षीय रोड मैप की शुरुआत की गई। स्वदेशी को बढ़ावा देना है। अमेरिका आर्मेनिया के मध्य असैन्य परमाणु सहयोग समझौता हुआ है। मतलब इसमें यह होता है कि आर्मेनिया और अमेरिका के बीच का ये समझौता है और ये नागरिक परमाणु क्षेत्र में सहयोग किया जाएगा दोनों का एक दूसरे के लिए। क्या क्या मुख्य बिंदु रहे हैं इसमें? तो नागरिक परमाणु समझौते होते क्या है? बिना समझौते के आपके यूं समझ लीजिए कि उसको परमाणु उपलब्ध करवाना है। ठीक है, यूरेनियम वगैरह, जिसका उपयोग केवल लाइट वगैरह बनाने में होगा, बम बनाने में नहीं होगा। ठीक है, इसे सैन्य करोगे, बम बनाओगे तो सैन्य परमाणु हो जाएगा, लाइट बनाओगे तो असैन्य परमाणु। आपको पता है कि परमाणु नियंत्रित अभिक्रिया और अनियंत्रित अभिक्रिया होती है। नियंत्रित अभिक्रिया में लाइट बन जाती है,
अनियंत्रित में बम बन जाता है। तो इन्होंने, दोनों नेताओं ने 123 समझौता, 123 जो है इनकी परमाणु एक्ट जो है उसकी धारा है, वार्ता पूर्ण होने की पुष्टि करते हुए बयान पर हस्ताक्षर कर दिए कि अमेरिका आर्मेनिया को कानूनी रूप से परमाणु प्रौद्योगिकी वगैरह निर्यात करेगा, देगा, और आर्मेनिया उस परमाणु का यूज जो है वो बम बनाने में नहीं करेगा। आर्मेनिया को चरण अमेरिका से लगभग $5 अरब के निर्यात की संभावना है। साथ ही दीर्घकालिक ईंधन आपूर्ति होती रहेगी। आर्मेनियन प्रधानमंत्री पशिनियन ने इस समझौते को दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग के नए चरण की शुरुआत बताया। भारत के अंदर भी ये 123 समझौता हुआ था, आपको पता होगा 2008-9 के अंदर, जब 123 एग्रीमेंट हुआ था, क्योंकि भारत पर लंबे समय परमाणु प्रतिबंध लगे हुए थे, लंबे समय से, और वो परमाणु प्रतिबंध जो है वो बाद में 123 समझौते के साथ में समाप्त हुए थे। तो क्योंकि भारत ने परमाणु परीक्षण करने के बाद विश्व कम्युनिटी भारत से नाराज थी, तो फिर 123 समझौते के बाद दुनिया भर को कहा गया कि अब प्रतिबंधों के बावजूद भी भारत को असैन्य परमाणु आप दे सकते हो, ताकि वो अपने नागरिकों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सके। क्योंकि आपको पता है कि लाइट जो है, उस समय जो विद्युत बनती है, उसमें सबसे बड़ा योगदान परमाणु का रहा था, आज भी है। तो इसमें क्या होगा, नए परमाणु रिएक्टर बनाए जाएंगे और उनमें यूरेनियम वगैरह की सप्लाई अमेरिका करेगा आर्मेनिया को। राष्ट्रीय सुरक्षा सहयोग हेतु भारत कनाडा साझा कार्य योजना, अजीत डोभाल और कनाडाई के काउंटर पार्ट नथाली डुइन के बीच में ये हुआ है। भारत नीदरलैंड हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम, भारत और नीदरलैंड के मध्य स्वच्छ ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने हेतु ये ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय और भारत के 19 भारतीय आईआईटीज के मध्य ये शुरुआत की गई है। फेलोशिप देना है, जो भी हाइड्रोजन पे काम करेगा उनको छात्रवृत्ति मिलेगी, और ये भारत की 19 आईआईटी है, और साथ में ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय नीदरलैंड का रहेगा इसमें। तो इसमें जो भी कोई व्यक्ति हाइड्रोजन सिस्टम के ऊपर जो विशेषज्ञता को मजबूत करने के लिए कोई पीएचडी करेगा या पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप करेगा, तो उनके लिए ये फायदा देंगे। जितना भी हाइड्रोजन पे रिसर्च करेंगे उनको ये फेलोशिप मिलेगी, क्योंकि हाइड्रोजन आपको पता है कि बिल्कुल शून्य कह सकते हो कि, या पर्यावरणीय अनुकूल ईंधन कह सकते हो, जो बिल्कुल लॉस नहीं करता। तो दीर्घकालिक रहेगा हाइड्रोजन ईंधन। 2047 तक ऊर्जा आत्मनिर्भरता भी भारत को प्राप्त करनी है, तो ये समझौता जरूरी भी था। भारत और मलेशिया के मध्य 11 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं। पहले भी आए हमारे, सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता वगैरह, इन पे हुए हैं। ये सेम बात हो गई। भारत और भूटान द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा की गई। 3 फरवरी 2026 को हुआ है ये, जिसमें आपके जल विद्युत विकास है, सीमा पार का जो पारेषण है, भविष्य की ऊर्जा, पारेषण का मतलब सीमा पार विद्युत पहुंचाना, ये है। भविष्य की ऊर्जा सहयोग पर भारत और भूटान के बीच में एक प्रकार से समीक्षा की गई। तो इसमें पुनात सांगशू परियोजना जो है 1 और 2 पर बात की गई। 1020 मेगावाट क्षमता वाली ये पुनात सांगशू परियोजना है, इस पर विमर्श किया गया, और भारत भूटान को लाइट भी देता है, उन सब संबंधों पे बात की गई। 2040 तक हम सीमा पार ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे ताकि हम विद्युत को उनको बेच सकें और व्यापार कर सकें। भारत और भूटान के बीच में 1961 से ही ये सब जल विद्युत वगैरह के समझौते चल रहे थे, और 2006 के जल विद्युत सहयोग समझौते के माध्यम से संस्थागत रूप दिया गया। तो भूटान की ऊर्जा जरूरतों का मोस्टली लाइट वगैरह भारत से जाती है, तो इसको और मजबूत किया जाएगा। अब कोशिश की जाएगी कि 2040 तक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, भूटान के अंदर भी हम बना देंगे कि भारत से लाइट बना के भूटान तक हम इजीली पहुंचा सकें। यूएई ने पहले $डॉलर समर्थित स्टेबल कॉइन को दी मंजूरी। ठीक है, तो ये यूएई ने, केंद्रीय बैंक ने, देश के पहले अमेरिकन डॉलर समर्थित स्टेबल कॉइन ये क्रिप्टो करेंसी है, और इसको अमेरिकन डॉलर समर्थित है ये, तो थोड़ा सा उसका वेटेज बढ़ जाता है।
यूएसडी को पेमेंट टोकन सर्विसेज के तहत अनुमोदित किया गया। अब कोई भी व्यक्ति, जैसे भारत के अंदर रुपया है, अब जैसे हम रुपये में भुगतान स्वीकार करते हैं, क्रिप्टो करेंसी में नहीं करते, तो यूएई के अंदर अब ये स्टेबल कॉइन के जरिए भी आप भुगतान कर सकते हो, उसको स्वीकार्यता दे दी गई है। यूएसडी को यूनिवर्सल डिजिटल द्वारा जारी और प्रतिबंधित किया जाएगा, जो अबू धाबी ग्लोबल मार्केट की फाइनेंशियल सर्विसेज रेगुलेटर क्रिप्टो कंपनी है। ये अबू धाबी भी एक आपके यूं कहिए कि अमीरात है वहाँ का। तो ये पहला विदेशी भुगतान टोकन है जिसको यूज किया गया है। भविष्य में भारत आरबीआई भी अपना क्रिप्टो करेंसी बना सकता है। क्रिप्टो करेंसी वास्तव में करेंसी होती नहीं, बल्कि उसके केवल पासवर्ड ही होते हैं बस। बड़ी लंबी दुनिया है ये। भारत जापान नौसैन्य वार्ता। तो भारतीय नौसेना और जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स ने दिल्ली में वार्ता की है। हिंद और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में दोनों के बीच में समुद्री सहयोग, पारस्परिक संचालन क्षमता वगैरह, इनको बढ़ावा देना है। ये 11वीं बैठक है। इससे पहले 10 बार और बैठकें हो चुकी हैं। भारत और अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसी समझौते के बाद भारत ने तेल लेना कम कर दिया रूस के साथ। भारत के साथ भी इन्होंने जो 18% के जो टैरिफ थे वो अब धीरे धीरे कम करने शुरू किए। 13 फरवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के द्वारा ये व्यापक समझौता होना शुरू हुआ। $30 ट्रिलियन से ज्यादा के अमेरिकन बाजार में भारतीय निर्यात के लिए लगातार वरीयता के साथ पहुंच सुनिश्चित करना। हम कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जो प्रोड्यूसर है उनकी सामग्री वहां पहुंचे। संयुक्त राज्य अमेरिका को भारत का कुल निर्यात 86.35 बिलियन अमेरिकन डॉलर था पहले। तो 30.94 बिलियन डॉलर के निर्यात पर आयात शुल्क 50% से घटाकर 18% कर दिया गया, जबकि लगभग 10.03 बिलियन डॉलर के आयात पर शुल्क 50% घटाकर 0 कर दिया है। भारतीय निर्यात के लिए टैरिफ लाभ लिए हैं, तो कुछ के लिए 0% कर दिए हैं, कुछ के लिए 18% कर दिए हैं। बाकी स्ट्रक्चरल एग्जेम्पटेशन भी दिए हैं, जिसमें एग्जाम्पशन कुछ कई सारे दिए, जैसे अमेरिकन डॉलर के लिए कृषि उत्पाद पर भी एग्जाम्पशन दिया है। तो धारा 232 के तहत भी कुछ छूटें भारत सरकार को इन्होंने दी है। जो पहले 50% टैरिफ था वो घटा के 0 कर दिया गया है। ठीक है, ये कुछ टैरिफ रिलीफ दिए हैं भारत को समझौते के बेस पे। संरचनात्मक प्रतिस्पर्धी लाभ, ये समझौता अमेरिका में भारत को उन प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में टैरिफ लाभ मिलेगा जिनमें अधिक शुल्क लागू है। जैसे चीन का 35% है, वियतनाम में 20% है, बांग्लादेश का 20% है, मलेशिया का 19% है। तो इससे क्या होता है कि भारत की वस्तुएं थोड़ी इन देशों की तुलना में वहां सस्ती जाएगी, क्योंकि ये टैरिफ अधिक है। भारत के साथ टैरिफ थोड़ा कम होगा तो सस्ती पहुंचेगी, तो भारतीय वस्तुओं की डिमांड वहां अधिक होगी, तो भारत का निर्यात बढ़ेगा। निर्यात बढ़ने से फिर बहुत सारे फायदे हैं। हर क्षेत्र को अलग अलग लाभ होगा। जैसे कृषि को क्या लाभ है, भारत का यूएसए के साथ कृषि व्यापार में 1.3 बिलियन डॉलर का सरप्लस चल रहा है। मतलब हम जितना खरीदते हैं उससे 1.3 बिलियन अमेरिकन डॉलर अधिक बेचते हैं उनको, तो ये हमारा सरप्लस है। जिसमें 2024 में 3.4 बिलियन अमेरिकन डॉलर का एक्सपोर्ट है और 2.1 बिलियन अमेरिकन डॉलर का इंपोर्ट है। तो एक्सपोर्ट हमारा जो है वो ज्यादा है, इसलिए हम इसको सरप्लस कहते हैं, नहीं तो ये डेफिसिट आता। भारत का सरप्लस है। 1.36 बिलियन अमेरिकन डॉलर के भारतीय निर्यात पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाएगा। मसाले, चाय, कॉफी, फल, मेवे वगैरह इन उत्पादों का 0 शुल्क वाली श्रेणी में रखा गया है, तो इन पे कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगेगा, तो सस्ता बिकेगा अमेरिका के मार्केट में। अगर आप टैरिफ रेट कोटा देखोगे तो कृषि बाजार पहुंच के समझौतों को तत्काल शुल्क खत्म करने और धीरे धीरे खत्म करने, शुल्क में कमी जैसी श्रेणियों में लागू किया गया है। एल्कोहल वगैरह जो है उनमें टैरिफ कटौती कर दी गई है। कुछ ज्यादा संवेदनशील है जैसे छिलके वाले बादाम वगैरह, इन पे भी आपके कम शुल्क रखा गया है। ये सारे चीजें याद रखने की जरूरत नहीं, बस ध्यान रखना कि दोनों के बीच में हुआ है। कृषि के बाद में आता है औद्योगिक निर्यात। 38 बिलियन अमेरिकन डॉलर के औद्योगिक निर्यात के लिए 0 अतिरिक्त शुल्क पहुंचे।
हवाई जहाज के पार्ट्स है, मशीनरी के पार्ट्स वगैरह, इन पे कोई शुल्क है वो टैरिफ नहीं लगेगा। भारत अमेरिकन डिजिटल व्यापार साझेदारी, तो इस समझौते का एक हिस्सा ये भी था। भारत को क्या मिला? भारत को आपके 900 बिलियन डॉलर के वैश्विक आयात के बीच भारत को 18% प्रतिस्पर्धी दर मिली है। तो कुल मिला के भारत के एक्सपोर्टर को बहुत फायदा होगा इससे, इस प्रकार के समझौतों से। ठीक है। एपेस्टिन से संबंधों की जांच के बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सीईओ बोर्ने ब्रेंडे ने इस्तीफा दिया। एपेस्टिन के बारे में तो आपको क्या ही बताऊं। एपेस्टिन एक बलात्कारी व्यक्ति था और इसने अपना एक आइलैंड खरीद रखा था जिसपे ये दुनिया के जो सफेद पोश और बड़े लोग हैं उनको लड़कियां सप्लाई करता था और फिर जेल में डाल दिया गया। कोई कहते हैं जेल में उसकी आत्महत्या करी उसने, कोई कहता है उसको मार दिया गया। एपेस्टिन फाइल में कई बड़े नेताओं के नाम उजागर हुए थे, बहुत सारी गंदी चीजें। तो ये था इंटरनेशनल करंट अफेयर्स फरवरी महीने का। आप इसको एंजॉय कीजिए। इसकी जो फाइल है, जो पीडीएफ है, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल डॉक्टर गणपत सिंह राजपूत पर शेयर कर लूंगा। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।